हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूल अवधारणा। राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को एक लेखा वर्ष में उसकी कुल आय तथा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य द्वारा मापने का प्रयत्न है। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े इस प्रकार व्यवस्थित तथा संकलित किए जाते हैं कि लेखों के परस्पर संबंध तथा लेखों की संरचना से विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को सरलता से समझा जा सके। अर्थात हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि हम इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, एक देश की राष्ट्रीय आय, घरेलू आय को कैसे मापते हैं, उससे संबंधित समुच्चयों की हम गणना करते हैं, इसके अंतर्गत उससे संबंधित नियम, सिद्धांत इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय लेखांकन का प्रतिपादन सबसे पहले 17वीं शताब्दी में सर विलियम पैटी ने किया था। और तथा ग्रेगरी किंग ने। वास्तव में ग्रेगरी किंग को आधुनिक राष्ट्रीय लेखा विधि का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रोफेसर बाउले, सर जोशिया स्टेम्प ने राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े एकत्रित किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रोफेसर स्टोन, मीड, गिलबर्ट, कुजनेट्स आदि ने भी इस संबंध में काफ़ी कार्य किया था। यूएनओ ने 1960 में मानक राष्ट्रीय लेखा विधि SNA स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट सिस्टम, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। SNA स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट सिस्टम, इसका विकास किया था किसने? यूएनओ ने 1960 में। इसी आधार पर भारत में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय लेखा से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना है। लेकिन बाद में 1952 में CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया और वही अब आज भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करता है, गणना करता है और प्रति वर्ष यह राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं। फ्रैंक जोन के अनुसार, फ्रैंक जोन जो थे ये इकोनॉमिस्ट, या इनके अनुसार राष्ट्रीय आय लेखा विधि वह विधि है जिसके द्वारा सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा तथा मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणाएं। GDP, आपने कई बार सुना होगा GDP वर्ड। ये GDP क्या है? आज हम इसके बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो CSO है, किसकी गणना कर रहा है? GDP, और इससे रिलेटेड जो भी हम अवधारणाएं पढ़ेंगे उन सब की गणना CSO के द्वारा भारत में की जाती है। और हर देश अपने देश में इस तरह की संस्थाएं बनाता है जो उनके देश से की संबंधित GDP का अध्ययन करते हैं। तो भारत में GDP की या राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा का अध्ययन कौन करता है? CSO, जिसकी स्थापना कब की थी हमने? 1952 में। तो आज हम पढ़ रहे हैं GDP। ये GDP क्या है? तो GDP के अंतर्गत सीधी सी बात है, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर। एक लेखा वर्ष का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड। जैसे हम कह देते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो हमारा लेखा वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का है। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने कई वर्ड देखे। हमने एक वर्ड बताया आपको, एक लेखा वर्ष। एक लेखा वर्ष, तो ये एक लेखा वर्ष मैंने पहले बता दिया। लेखा वर्ष का मतलब किस पीरियड के अंतर्गत हम देखते हैं। तो हमारा पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें एक आया वर्ड घरेलू सीमा। ये घरेलू सीमा क्या है? एक वर्ड आया अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, ये क्या है? और एक हमने कहा कि बाजार मूल्य। बाजार मूल्य का मतलब तो जो बाजार में उस वस्तु का जो मूल्य होता है उसका काम है मूल्य वृद्धि। तो ये मूल्य वृद्धि क्या है? तो अब हम इन 3 बातों को पहले जानेंगे कि मूल्य वृद्धि क्या है, मूल्य वृद्धि क्या है, अंतिम वस्तु क्या है और एक देश की घरेलू सीमा क्या है।
तो इन तीनों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारा मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि, तो ये मूल्य वृद्धि क्या है? जब कुछ आगतों को, आगत यानी इनपुट्स, कच्चा माल को हम उत्पादन में परिवर्तित कर देते हैं, आउटपुट में, तब इसे हम मूल्य वृद्धि करते हैं। इनपुट से आउटपुट पर हम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ हमने उदाहरण दे रखा है आपको कि एक बढ़ई है, वो 500 मूल्य की लकड़ी खरीदता है, ठीक है। तो 500 रुपये की लकड़ी खरीदता है, तो 500 रुपये उसकी क्या है? इनपुट्स हैं, क्लियर। और उस लकड़ी की वो एक टेबल बनाता है और उसे वो 1000 रुपये में बेच देता है, तो 1000 रुपये उसकी क्या है? आउटपुट है। ये उसकी आउटपुट है और ये उसकी 500 रुपये उसकी क्या है? इनपुट है। इस तरह से उसने कितने रुपए की मूल्य वृद्धि करी अर्थव्यवस्था में? क्या उसने 1500 रुपये की करी? नहीं, ना उसने 500 की करी, ना उसने 1000, उसने 1500 की भी नहीं करी। तो उसे कैसे निकालेंगे? हम उसे निकालेंगे, मेज का जो मूल्य था उसमें लकड़ी के मूल्य को घटा दिया, तो मेज का मूल्य कितना था? 1000, और लकड़ी का कितना था? 500, दोनों को घटा दिया तो कितना आया? 500 रुपये। तो बढ़ई ने देश में कितने की मूल्य वृद्धि करी? 500। तो यहाँ हमारा फार्मूला क्या बन गया? हमारा यहाँ पर लकड़ी का यानी मूल्य वृद्धि बराबर क्या होती है? सकल उत्पाद का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। तो सकल उत्पाद का मूल्य यानी टेबल क्या है? उत्पादन, उसका मूल्य, माइनस में मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य का मतलब लकड़ी की वैल्यू क्या थी। इन दोनों को हमने घटा दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? मूल्य वृद्धि। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी उत्पादन में से लागत को घटा दिया है, तो इसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहेंगे? सकल उत्पाद का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य बराबर क्या हुआ? मूल्य वृद्धि। जैसे हमने एग्जाम्पल में दिखा, सकल उत्पाद का मूल्य कितना था? मेज का मूल्य यानी 1000 रुपये, और मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य यानी लकड़ी का मूल्य कितना था? 500। तो कितना हो गई मूल्य वृद्धि हमारी? 500 रुपये की हो गई। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम वस्तु। ये अंतिम फाइनल गुड्स क्या होती हैं? तो ये फाइनल गुड्स हमारी क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर गई हैं तथा अंतिम उपभोग करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब जिसमें और मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती। जैसे कि आप दूध घर पर लाए खरीद के और गर्म करके उसको पी लिया, तो हमने दूध का तो कोई और दूसरा यूज किया ही नहीं, तो वो क्या है? अंतिम उत्पादन होगा। तो जो दूध की प्राइस थी वही उत्पादन हो गया, वही मध्यवर्ती आगत हो गई। तो यहाँ पर हम यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि अंतिम वस्तु वो होगी जो उपभोग के लिए तैयार है, जिसमें और आगे उत्पादन नहीं किया गया, जिसमें और मूल्य वृद्धि नहीं की जाती है, यानी अंतिम उपयोगकर्ता। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि उपभोक्ता हो सकते हैं जो वॉशिंग मशीनों, कारों, एसी आदि का उपभोग करते हैं। फर्में उत्पादक हो सकते हैं, तो आगे हेतु उत्पादन प्लांट, मशीनरी जैसे वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अंतिम वस्तुएं क्या हो गई? उनका उत्पादन हो गया, और पूंजी क्या हो गई? उनकी मशीनरी वगैरह हो गई। तो यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में डिफरेंस क्या है। तो अंतिम वस्तु में क्या है? ये वस्तुएं उत्पादन परिसीमा से बाहर हो चुकी हैं, इनमें हम और अधिक मूल्य वृद्धि नहीं कर सकते, इनकी हम पुनः बिक्री नहीं है, क्लियर। यानी जिसमें उत्पादन की संभावना नहीं है, जिसमें हम और मूल्य वृद्धि नहीं कर सकते, और जिसकी आगे बिक्री नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जैसे बढ़ई का उदाहरण लिया था, लकड़ी खरीदी, तो लकड़ी को उसने जलाया नहीं, उसने लकड़ी का प्रयोग टेबल बनाने के लिए, तो लकड़ी का मूल्य बढ़ा दिया उसने टेबल बना के। फिर अगर उस टेबल को अगर वो प्रयोग कर रहे हैं हम, उसका कहीं होटल में नहीं ले गए, मान लीजिए घर में लेकर आ गए, तो वो अंतिम वस्तु। लेकिन वो अगर किसी रेस्टोरेंट में चली गई तो वो मध्य उसकी पूंजी हो जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा वो कमाएगा। तो अंतिम वस्तु होगी जो उत्पादन सीमा से बाहर हो गई, जिसमें और अधिक मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती, जिसकी पुनः बिक्री भी अब संभव नहीं है। जबकि मध्यवर्ती जिसमें उत्पादन प्रक्रिया भी शेष है, जिसमें हम और अधिक मूल्य वृद्धि कर सकते हैं और जिसकी पुनः बिक्री भी हो सकती है।
क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती हैं, जो उपभोग के लिए तैयार होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए घर में वॉशिंग मशीन के अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है? उपभोक्ता होता है। खेतों में कौन होगा? किसान होगा। परिवारों द्वारा जो भी अंतिम वस्तु उपभोग की जाती है वो परिवार द्वारा यानी जो भी उपभोग किया जाता है वो अंतिम वस्तु होती है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं? जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए नहीं होती है। जैसे कि दूध है, दूध हम अपने घर में ले आए, हमने उसका प्रयोग कर लिया, लेकिन उस दूध को अगर चाय वाले ने खरीदा है तो वो तो चाय बनाकर बेचेगा, तो उसने दूध में मूल्य वृद्धि कर दी, उसमें उत्पादन की, उसके लिए दूध मध्यवर्ती आगत था, लेकिन हमारे लिए दूध अंतिम वस्तु था। दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है। ये नोट क्या है कि किसी वस्तु को इसी रूप में अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु में वर्गीकृत हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि दूध है अंतिम वस्तु है या ये चीज़ मध्यवर्ती है, हम ऐसे नहीं बंटवारा कर सकते। हम उसके अंतिम प्रयोग पर ये बताएंगे कि ये अंतिम है या मध्यवर्ती। जैसे मैंने अभी दूध का उदाहरण लिया, अगर दूध हम घर में लाकर उसको गर्म करके हमने पी लिया तो उसमें हमने कोई मूल्य वृद्धि नहीं करी, लेकिन अगर उस दूध को चाय वाले ने खरीदा है तो उसकी चाय बनाकर बेचेगा, तो उसने उसमें क्या कर दिया? मूल्य वृद्धि। तो चाय वाले के लिए दूध तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई, लेकिन हमारे लिए क्या हो गई? अंतिम वस्तु हो गई। क्लियर ये बात सभी को? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ आती हैं प्राथमिक आगतें, मध्यवर्ती आगतें। ये क्या है? प्राथमिक आगतें, प्राथमिक यानी प्राइमरी कच्चा माल, माध्यमिक यानी सेकेंडरी रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो साधन आगतें जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमवर्ती है, ये हमारी क्या होती हैं? प्राइमरी इनपुट्स होते हैं। हमने 4 उत्पादन के आपको साधन बताए थे, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमवर्ती। आपके BA फर्स्ट ईयर में चारों लेसन थे। तो ये प्राथमिक आगतें होती हैं। इसके अतिरिक्त इन प्राथमिक आगतों का प्रयोग करके हम जो रॉ मटेरियल करते हैं वो हमारा क्या होता है? माध्यमिक आगतें होती हैं। ओके, अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, घरेलू सीमा। ये बीमा लिखा हुआ है, एक्चुअली में घरेलू सीमा। हम घरेलू सीमा क्या कह रहे थे? हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत। तो हमने घरेलू सीमा ही तो हमने लेखा वर्ष जान लिया, अंतिम वस्तुएं जान ली हमने। सेवाएं वो होती हैं जो वस्तु नहीं होती है, सेवाएं, जैसे कि एक टीचर के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, या जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ द सर्विसेज। तो ये सेवाओं में शामिल हो जाती हैं। तो उनके बाजार मूल्य और मूल्य वृद्धि भी जान लें। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है घरेलू सीमा। तो ये घरेलू सीमा क्या होती है? तो घरेलू सीमा की धारणा, अब हम एक पॉलिटिकल मैप को इंडिया का उठा के देखें या वर्ल्ड का मैप दिखाकर देखें तो उसमें आपको लाइंस दिखाई देंगे कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये अमेरिका है, ये रूस है, ये ब्रिटेन है, सीमाएं दिखाई देंगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये कैसी सीमाएं हैं? ये पॉलिटिकल की सीमाएं हैं। हम इकोनॉमिक्स में इन पॉलिटिकल सीमाओं की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर घरेलू सीमा से मतलब ये है कि उसके अंतर्गत हम अपनी कमाई कहाँ कर रहे हैं, जहाँ से हम आय प्राप्त कर रहे हैं वही हमारी घरेलू सीमा है। मान लीजिए हमारा समुद्री जहाज है वो जापान में चल रहा है तो वो हमारी घरेलू आय होगी। ओके, इसी तरह से हमारा कोई दूतावास है, अमेरिका में है या पाकिस्तान में है या चीन में या रूस में या किसी भी विश्व के देश में, तो वो किसकी घरेलू वो बेशक कहीं पर भी बना हुआ हो, किस पॉलिटिकली कहीं बना हुआ है, लेकिन वो किसकी घरेलू सीमा में आएगा? भारत की घरेलू सीमा में। इसी तरह से भारत में बहुत से दूतावास बने हुए हैं, जैसे अमेरिका का बन रहा है या रूस का या पाकिस्तान का या और अन्य देशों का, तो वो किसकी घरेलू सीमा में आएंगे? वो उन्हीं देशों की घरेलू सीमा में आएंगे जिनके वो दूतावास हैं। तो यहाँ हमारा घरेलू सीमा से मतलब किसी पॉलिटिकली मैप से नहीं है, बल्कि देश के निवासियों द्वारा विभिन्न देशों में आय प्राप्ति हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। क्लियर ये बात सभी को? अब नेक्स्ट पॉइंट,
अब बात आती है घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, डेफिनेशन जीडीपी। तो हमने पहले बता दिया था जीडीपी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ फार्मूला आपको लिखकर दिखाया गया है। जीडीपी बराबर क्या है, समेशन ऑफ मूल्य वृद्धि ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जीडीपी क्या है, यहाँ जीडीपी टी लिखा है ना, टी समय में जीडीपी कितनी है, वीए यानी मूल्य वृद्धि इकाइयों के उत्पादन से, ठीक है, और आई करके हमने एन लिखा है, इसका मतलब एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, जीडीपी, यानी जीडीपी बराबर समेशन ऑफ पी इंटू क्यू। पी का मतलब क्या है, पी इंटू क्यू, समेशन ऑफ पी इंटू क्यू बराबर क्या है हमारी जीडीपी। इसका मतलब ये है पी यानी कीमत और क्यू यानी उत्पादन। तो उत्पादन को उसकी कीमत से गुणा कर देंगे तो क्या आ गई, बाजार मूल्य आ गया, और ये समेशन का निशान है, उन सबको जोड़ दीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझाती हूँ, जैसे हमने अभी लिया था, चलो हम एक किसान का ले लेते हैं। तो एक किसान है, उसको हम लिख देते हैं फार्मर, उसको हमने लिख दिया फार्मर, ठीक है। उस किसान ने जैसे मान लीजिए बीज वगैरह खरीदे और उसने 400 रुपये खर्च किए। कितने खर्च किए, 400 रुपये खर्च किए फार्मर ने, क्लियर। और उसने उस खेत में मान लीजिए गेहूँ लगाया, तो उस गेहूँ को हम क्या कहते हैं, आउटपुट, क्लियर। तो वो आउटपुट उसने मान लीजिए 5000 का किया, ओके। तो उसने खर्च कितना किया, 400 रुपये, और उत्पादन कितने का किया, 5000। तो उसकी वैल्यू एडिड कितनी हो गई, वैल्यू एडिड कितनी हो गई, यहाँ पर 500 इसमें से घटा देंगे तो कितनी हो गई, 4500 रुपये हो गई, ओके। 4500 रुपये होने के बाद उस किसान ने उसको किसी को तो बेचा है, जब भी तो 4500 रुपये हो गए। तो मान लीजिए बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिए, तो कंपनी ने खरीदे हैं, तो कंपनी के लिए 450 4500 रुपये क्या हो गई, लागत हो गई। इस लागत का वो प्रयोग बिस्किट बनाने में करता है, तो वो बिस्कुट बना लेता है 10,000 रुपये का। तो उसने कितने मूल्य वृद्धि कर दी, तो उसने 10,000 में से 4500 को हम घटा देंगे तो कितने बचे, 5500 बच गए। तो इसने कितने की मूल्य वृद्धि कर दी, कंपनी ने 5500 रुपये की वृद्धि कर दी, क्लियर। अब इसने किसी थोक वाले को बेचे होंगे ये 5500 रुपये, और थोक वाले ने उपभोक्ताओं को बेचे होंगे, उपभोक्ताओं को उसने 7000 में ये बेच दिए। तो उसने खरीदे तो 5500 में थे और बेचे कितने, 7000 में। तो कितने बच गए, इसमें से हमारे 1500 बच गए। तो इन रुपयों को उसने क्या कर दिया, मूल्य वृद्धि कर दी। तो ये हमारी जी, इन सबको हम जोड़ देंगे, 4500 को, 5500 को, 1500 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो गया, समेशन ऑफ पी इंटू क्यू। ये पी से हमने गुना कर दी और ये हमारा उत्पादन, इसको हमने जोड़ दिया, तो ये हमारी क्या निकल गई, जीडीपी, ओके। अब हम इससे संबंधित अवधारणाएं हैं होंगी, जो 8 अवधारणाएं दी गई हैं इसकी जीडीपी से रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।